गुड मॉर्निंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। क्या हाल है भाई लोगों? बढ़िया, शानदार, मजेदार। हम्म। कैसी चल रही लाइफ? बढ़िया। वापस से एक बार याद दिला दूं, जिससे जस्ट पहले कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? आयनिक, राइट। और बड़ा मजा आया था आप सबको, मुझे भी बहुत मजा आया था। लेकिन हमें चाहिए रैंक, और रैंक के लिए पता है क्या चाहिए? रैंक के लिए क्या चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है, होमवर्क। तो वापस से याद दिला दूं, जिन्होंने भी आयनिक का जे एडवांस नहीं किया है वो बहुत जरूरी है। और अगर उसमें किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्वेश्चन करने में थोड़ी टाइम या मुश्किल हुई है, वापस से रिपीट करो। तो इसीलिए याद दिलाता रहूंगा मैं। देखो बेटा, अगर सीरियसली बता रहा हूँ, जैसा हमने पहले भी कहा था, होमवर्क बहुत ज़रूरी है। जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं, ये हमेशा याद रखो। बार बार याद दिलाता हूँ, हमेशा जेई के लिए आईआईटी में जाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रिपल आर का वाला फॉर्मूला, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और कोई मतलब कहते हैं ना कि सर कुछ स्ट्रेटजी बता दो, कुछ तरीका बता दो। यही तरीका है भाई लोगों, यही तरीका है। जेई में, आईआईटी में जाना है, यही मात्र एक तरीका है। ठीक है। तो बार बार याद दिलाने वाला काम है देखो मेरा तो, और दिलाता रहूंगा, है ना। अब रिपीट करूंगा कुछ क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया जी। हाँ चलो, एक एक बार बता दो यार, किस किसने आईनी की सर जेई एडवांस कर ली, फटाफट से बताओ। जिस जिसने की है उनके नाम पढ़ना चाहता हूं मैं, उन महान लोगों के नाम। महान मतलब अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ बेटा, महान है सही, सीरियसली। नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा हो। उनके नाम बोलना चाहता हूँ यार मैं, जिन्होंने जेई एडवांस की है, आयोनिक की। हर्ष शर्मा जी अपलोड हो चुकी है, आप चेक करो सही तरह से। थर्मोडाइनमिक्स की शीट अपलोड हुए, बहुत टाइम हो गया, अदरवाइज अपना बेच लिख दो तो मैं और देख दिखा दूंगा। जेई एडवांस डन, खुशी। वापस अनिकेत मीन्स नहीं बेटा, रौनक कह रहा है 50%, खुशी वंश ऐसे लिखो, जेई एडवांस डन पूरा लिखो। आयोनिक की स्पेशली और लिख रहा है, आयोनिक एडवांस डन। हाँ, आलोक ने सही लिखा है। सैनी का कहना संडे को कंप्लीट कर लूंगा बाकी सारी डीपीपी। बेटा संडे बहुत लेट कर रहे हो तुम। बहुत बढ़िया केशव। रॉकी, रॉकी नाम जोरदार भाई तुम्हारा। अंशु कह रहा मेंस के सारे क्वेश्चन बन गए, चेक करना है ना। पार्थ का कहना कर ली, मनु हो गया, कीर्तन का भी डन। और बेटा लिखते जाओ, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्क्रीन पर बड़ी स्पीड से चल रहे हैं तो बट कोशिश कर रहा हूँ। गोलू, प्रणव कह रहा पूरी डन नहीं की है। बेटा कब करोगे? जेई देने के बाद। सुमित, मैंने 21 क्वेश्चन किए हैं अभी तक। अद्वेश का कहना है, अरे यार नाम नहीं पढ़ पाया मैं। कुशाग्र, जेई एडवांस डन। अच्छा, वंश का कहना है सर, वंश का कहना एक्सरसाइज 1 रिवाइज भी कर ली। जितेंद्र का डन। आइनिक जेई एडवांस डन। सलामन, यश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए जी। तो ये हमेशा क्लास में आती, देखो एक रूल बताता हूँ, किसी भी क्लास में जाओ सबसे पहले बात किसकी करो? होमवर्क की। सबसे पहले आपको अपने होमवर्क, आपकी कितनी भी और प्रॉब्लम्स होगी, मैं आपको बताऊं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, टीचर से सबसे पहले जब क्लास में आओ तो बात करो अपने होमवर्क की, होमवर्क के स्टेटस की। हुआ नहीं हुआ सब कुछ टीचर को बताओ। ये रूल बना लो एक, कि मुझे सर को बताना है मेरे होमवर्क का स्टेटस क्या है। जो आपने लास्ट टाइम होमवर्क किया था वो पूरा हुआ तो भी लिखो, नहीं हुआ तो भी लिखो, और नहीं हुआ तो कब तक का आपका टारगेट है। ऐसा तो ना प्लानिंग हो गई आपकी एक तरह से। टीचर को बता दो, टीचर कमेंट करें ना करें डजेंट मैटर। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सारे नाम आ रहे हैं बट फिर मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बट एक अच्छा सा बहुत शानदार, मतलब अभी अभी क्लिक किया मुझे ये तरीका, बट मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। आपको क्या करना है, आते ही सबसे पहले क्लास में एंटर करते ही, जैसे ही आप क्लास में घुसो, सबसे पहले सर को बताओ जो आपने सर लास्ट टाइम होमवर्क किया था वो हो गया। 50% हुआ तो 50, नहीं हुआ तो भी लिखो। नहीं लिखा तो थोड़ा सा अच्छी सॉरी, ऐसे पूरा सेंट, केवल ये नहीं हुआ सॉरी सर नहीं कर पाया बट अगले 2 दिन में कर लूंगा, ऐसे लिखो। बेटा डीपीपी सेक्शन में जाके देखो, डीपीपी पीडीएफ में, डीपीपी पीडीएफ में भी देखो, और क्लास नोट्स में भी देख लेना तुम, और X1 में भी किसी ने कहा उसमें भी चेक करो। डीपीपी पीडीएफ में 2-3 सेक्शन है यार, सब में देख डालो तुम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात समझ में आई मेरी? एग्रीड और नॉट? क्या करोगे ऐसा? जैसे ही क्लास में घुसो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होते रहेंगे बेटा, कुछ मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तब होती है जब हमारा होमवर्क हो या ना हो। तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बाद में, पहले लिखो कि मेरा होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है, कब करूंगा। वो जो भी टीचर ने होमवर्क दिया उसके बारे में पहले बात करो। आपकी गुड मॉर्निंग यही होनी चाहिए। तरु का कहना सॉरी सर संडे को कर लूंगा, याद रखना तरु, प्रॉमिस कर रहे हो संडे को होना चाहिए। दिन रात एक कर दो बेटा, कोई बात नहीं, दिन में 15 घंटे 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं हम, ऐसा नहीं 8 घंटे बहुत होते सोने के लिए, बाकी खाते वक्त भी पढ़ो। चलिए तो आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी, थर्मोडायनामिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बहुत तीनों टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना। तीनों की डेफिनेशन आपस में एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करना है वो सारा सब कुछ देख लेना, क्योंकि बहुत जगह ये यूज होती है। बड़ी सिंपल सी टर्म्स, पता नहीं, लेकिन मुझे लोगों को कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्म, सॉरी स्मॉलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, ये टेबल भर ली आप लोगों ने पूरी? टेबल आपकी कंप्लीट हुई या नहीं हुई? ये मैंने लास्ट टाइम एक तो एग्जांपल दे दिया था, बाकी के लिए मैंने बोला था कि आप सबको कंप्लीट करना है। और ये फॉर्मूले थे, सीवी कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। वाइब्रेशनल तभी कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा गया है। वाइब्रेशनल तभी कंसीडर करनी है जब लिखा गया, यानी कभी भी क्वेश्चन में अगर वाइब्रेशनल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब नहीं कंसीडर करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए बहुत बढ़िया। रुद्रा ने कहा सॉरी सर नहीं हुआ लेकिन प्रॉमिस संडे को कर लूंगा। बहुत शानदार, ये होता। तो आज के बाद रूल बदल गया भैया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, हमें चाहिए होमवर्क का स्टेटस। पहला कमेंट आपका, पहला कमेंट होमवर्क का हो गया तो डन, ये आप, और नहीं हुआ है तो उसकी प्लानिंग, नहीं हुआ है तो उसको कब कंप्लीट करना है ये हमें बताना है। चलिए जी, आई होप आप इसको थ्रू आउट जब तक क्लासेस चल रही है उसको फॉलो करोगे।
अगर करोगे ना तो भगवान भी देख रहा है कि यार बंदा बहुत सीरियस है, कुछ तो करना पड़ेगा। वो जो थोड़ी आपकी कमी है ना, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपकी थोड़ी बहुत कमियां वो भगवान पूरी कर देगा। इंटेंशन देखेगा भगवान, इंटेंशन देखेगा भगवान, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, हार्डवर्क क्या है, तुम वो करना चाहते हो नहीं करना, केवल सोचने से नहीं, मेहनत से थे। ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये टेबल दिखा दूं मैं आपको। चलिए, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केवल मैंने एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल वाले डेटा भर दिए हैं, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल वाले डेटा। अच्छा, ये गामा की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। गामा सिंपली रेशियो होता है, बहुत जगह सीपी अपॉन सीवी आता है। आगे आप देखोगे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी आ जाता है। तो कौन बार बार सीपी अपॉन सीवी लिखे, उसको हमने लिख दिया गामा, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल के डेटा आप देख रहे हो, 5/2R, 7/2R, गामा की वैल्यू निकल के आ जाती है 7/5। दिस इज फॉर डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है जी। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करें, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल भी 3, वाइब्रेशनल भी 3, क्योंकि टोटल होनी है 9। तो ये सीवी की वैल्यू 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2R, 6R/2 3R, ये हो गया 4R, गामा हो गया 4/3। एक और, यानी अगर आप नोटिस करोगे, अच्छा यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। हम ये मान रहे हैं कि ये जो गाम यानी सीपीसीवी है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, एक्चुअल में नहीं होता है। चाहे आइडियल गैस हो, चाहे रियल गैस हो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है सीवीसीपी की वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। लेकिन अब वो वेरिएशन तो हम नहीं बता सकते, हर एक गैस के लिए अलग अलग तरह का होता है। तो ये एक तरीका है जिससे हम ऑल नियर बाई वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, नियर बाई वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, इंक्लूडिंग। ये तो हो गया कि ये इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल, इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल में चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये वाला। ये कैसे आया, 3 + 2 + 4 नहीं, 3 + 2 इंटू 8 + 8, सॉरी, यानी 5 + 8, 13/2R, 15/2R। तो गामा की वैल्यू हो जाती है 15/13, गामा की वैल्यू हो जाएगी 15/13। एक निकाल सकते हो, यहां पर ध्यान रखना ये हर जगह 2 टाइम्स हो रहा है। ओवरऑल अगर आप यहां पर देखो तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है, हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बढ़ता है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ता है तो सीवी की वैल्यू भी बढ़ती है, सीपी की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन गामा कम होता है, बिकॉज गामा इज सीपी अपॉन सीवी। इसका गामा देखोगे 1.66, यहां गामा की वैल्यू कम आ जाती है यहां और कम है, यहां और कम है। जैसे जैसे सीपी सीवी की वैल्यू, जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है, सीवी बढ़ता है, सीपी बढ़ता है, और गामा कम होता है। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखना। इस टेबल से एक्जैक्टली मैच मत करवाना, क्योंकि इस टेबल में हम बहुत सारी वैल्यू कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सर देखो यहाँ पर और यहाँ पर तो ये भी 7/2 आ रहा है, ये भी 7/2 आ रहा है, तो नहीं बढ़ा, जबकि ये डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है। क्योंकि वो हमने यहाँ पर कुछ कांस्टेंट भी माना हुआ है, वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं किया इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर हाँ, ये लाइन हमेशा यूज करोगे, एज एटोमिसिटी इंक्रीजेस सीवी इंक्रीजेस, सीपी इंक्रीजेस, गामा डिक्रीजेस। बहुत अच्छी तरह से याद रखना। 6R5 कैसा है बेटा, ये देखो, 3 + 3 + 6, 3 + 3 6, और फिर उसके बाद 6 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 12, 12/2 तो 6R, 12/2। ओ भाई साहब, ये कोई ना कोई ना सुबह सुबह मुहूर्त में ना दिमाग खराब करने वाले बहुत आते हैं भाई साहब। किसी ने पूछ लिया आर क्या है, आर, क्या बोलूं। तुम बताओ यार, किसी ने अगर मुझसे पूछा कि आर क्या है तो क्या जवाब देना चाहिए, बताओ बताओ। अच्छा, अब अगर आपने टेबल कंप्लीट कर लिए तो टेबल में मैंने मतलब ऐसे लिखा था मोनो एटॉमिक डायटोमिक, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पूछा हीलियम H2 CO2 और H2, इन सब के लिए सीवी सीपी और गामा की वैल्यूज क्या होगी, फटाफट से बताइए। इन सब के लिए सीवी सीपी और गामा की वैल्यूज क्या होगी। कुछ बॉक्सेस कविता जी इसलिए वैकेंट है, आपको भरने हैं, वो आपको भरने हैं, सारे मैंने नहीं भरे। यहाँ भरिए, यहाँ पर आप सोच के भरिए क्या आंसर आएगा। चलिए, हीलियम H2 CO2 एंड H2O, सीवी सीपी गामा की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। तो किसी ने कहा आर इज रेजिस्टेंस, किसी ने कहा आर इज रिवीजन, किसी ने कहा रेड आयरन रोड, रेट कांस्टेंट, किसी ने कहा प्रमोद राठौड़ सर उसका हमें सम्मान करना चाहिए, हाँ, नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करना चाहिए आजकल। ठीक है ना, लोग आजकल जबरदस्ती अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करवाने लग गए। किसी ने कहा सर स्ट्रीम, उसको कहो स्ट्रीम ही चेंज कर ले मनु ने भी यही कहा, ज्यादातर का यही कहना है भैया कि साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स भी होता है। सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिसने ये पूछा था उनका क्वेश्चन भी उतना ही वैसा ही था जिस तरह से आपको आंसर्स मिल रहे हैं। चलिए जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट करें हम। H2, अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन लीनियर है कौन लीनियर। तो देखो यहाँ तक तो लीनियर नॉन लीनियर की बात ही नहीं आती। नॉन लीनियर तभी पिक्चर में आते हैं जब आप ट्राई एटोमिक पर आते हैं। तो CO2 आई थिंक पता है ना लीनियर, H2O नॉन लीनियर। हो गई टेबल पूरी, सारे आंसर लिख दिए।
तो देखो ये तो है मोनो एटॉमिक, मैं आंसर अगर लिखूं तो 3/2r, क्योंकि मोनो एटॉमिक में केवल 3 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल होती नहीं है। हर्ष ने पूछा सर वाइब्रेशनल इंक्लूड करें क्या? हर्ष मैंने कुछ लिखा नहीं, लिखा मतलब नहीं करनी है, नहीं लिखा हुआ है मतलब नहीं करनी है। H2 यहां पर मैं लिख देता हूं 300 होती, वैसे यहां पर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 300, यहां पर 321 होती, लेकिन हम वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं करेंगे तो 5/2r। CO2 की बात करें 324, तो ये भी 5/2r। H2O की बात करें तो 333, तो ये हो जाती है 3r। इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो, आर ऐड करना है या रेशियो लेना है, बट ये मैंने ब्रैकेट में इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज लिख दी। वाइब्रेशनल वाली तो फिजिक्स में यूज होती है, किसने कह दिया बेटा रिहान, किसने कह दिया फिजिक्स में वाइब्रेशनल आप कभी यूज नहीं करते हो? वहाँ फॉर्मूले F/2r लिखते हैं, वहाँ 2 ही काउंट होती है। हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कभी रूल नहीं है, बट नहीं करते हैं फिजिक्स में। टेस्ट में कहाँ तक आएगा? तो देखो बेटा टेस्ट में मैंने टेस्ट में 16 अगस्त यानी सॉरी 16 सितंबर तक, जो ट्यूसडे तक हमारा सिलेबस हो जाता है वो टेस्ट में आएगा, ये हमेशा का रूल फिक्स करो है। संडे का टेस्ट है तो उस ट्यूसडे तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब टेस्ट में आएगा और पुराना सारा आएगा, तो टेस्ट सिलेबस पूछने की कोई बार बार जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सिद्धार्थ बेटा हमने कल ही ट्राई किया था, सॉल्यूशन की वीडियो चल रहे हैं, तुम एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, या तो ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, हो जाएगा। हाँ हाँ, ये किसी और ने पूछा कैसे पता चलता है कि नॉन लीनियर है या लीनियर है? महान इंसान है बेटा, महान इंसान है बहुत सारे। नीचे 2 कैसे आया? आई डोंट नो, फॉर्मूला नहीं पता होगा तुम्हें तो मैं क्या करूँ? बेटा ये देख लीजिए सीपी सीवी के फॉर्मूले हैं, लास्ट टाइम बताए थे, ये सीवी का फॉर्मूला, ये सीवी यहाँ से फिर सीपी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन पर आते हैं, वर्क, वर्क डन, मैं इसे या तो स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहां पर भी इश्यू ये कि अगर सिंपली डब्ल्यू लिखा हुआ है तो मतलब क्या है इसका, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि वर्क डन मतलब वर्क तो हो रहा है बट कौन किस पे कर रहा है, तो इसका भी एक साइन कन्वेंशन बनाया गया। और अगर वर्क डन प्लस में लिखा हुआ है दैट मींस वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पर वर्क डन किया जा रहा है। और अगर वर्क डन माइनस में लिखा हुआ है दैट मींस सिस्टम वर्क कर रहा है, दैट मींस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब लेकिन मैं फिर से बता दूं, साइन कन्वेंशन तब पिक्चर में आता है जब कब आप डब्ल्यू यूज कर रहे हो, अगर लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, पहली चीज। यहां एक जरूर दूसरा पॉइंट आ रहा हूं, यहां एक कंफ्यूजन होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क डन का साइन कन्वेंशन जो है वो अलग अलग है। फिजिक्स में जो वर्क डन प्लस में लिखोगे डब्ल्यू, वो केमिस्ट्री में माइनस होगा, केमिस्ट्री में अगर प्लस है तो फिजिक्स में माइनस होता है, ये अपने अपने रूल्स है। एक्चुअली केमिस्ट्री में हम इस तरह से करते हैं कि अगर किसी भी चेंज के कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वो प्लस साइन के साथ लिखो, तो अगर आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो मतलब सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, यानी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो प्लस साइन के साथ है। सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब सिस्टम किसी को एनर्जी दे रहा है तो वो माइनस साइन के साथ। तो ये केमिस्ट्री का फंडा है, फिजिक्स का अपना फंडा है, केमिस्ट्री का अपना फंडा है। लेकिन मैं आपको बता दूं केवल वर्क डन के आंसर में डिफरेंस आएगा और वो भी डब्ल्यू। बट यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ये लैंग्वेज पूछी जाती है, या कैलकुलेट वर्क डन बाय द केस, या कैलकुलेट वर्क डन ऑन द सिस्टम, केमिस्ट्री का आंसर भी वही होगा, फिजिक्स का आंसर भी वही होगा। लैंग्वेज पूछी जा रही तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का आंसर सेम होगा। और ये साइन बहुत ध्यान रखना, मैं आपको तो इस बार के पेपर में भी केवल साइन के कारण अच्छे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। इनफैक्ट देखा जाए तो पहली बार जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने भी उस चीज को नोटिस नहीं किया और मेरा भी एक क्वेश्चन का आंसर केवल साइन के कारण गड़बड़ हुआ है। उन्होंने केवल क्या कोफिशिएंट कंपेयर करवाए थे, वंडर वॉल इक्वेशन पर क्वेश्चन था, कोफिशिएंट कंपेयर करवाए थे, एक्चुअली कोफिशिएंट देख लिया, पिक कर लिया, रेशियो ले लिया, जबकि एक कोफिशिएंट माइनस में था एक कोफिशिएंट प्लस में था, तो आंसर माइनस में आ रहा था। और मैंने भी सॉल्व कर दिया, बाद में मुझे भी स्टूडेंट ने बताया कि सर ये तो माइनस में आंसर आएगा, वो मुझे स्टूडेंट ने बताया तब मुझे पता चला। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बहुत ढंग से देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, डब्ल्यू और लैंग्वेज में डिफरेंस है, ये अच्छी तरह से यहाँ से समझ लेना। अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो साइन कन्वेंशन है, लैंग्वेज लिखी हुई है तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। वर्क डन, अगर मैं इसको वापस एक बार समझा रहा हूं, W-50 है, फिजिक्स में लिखोगे तो W+50 होगा ये वाला, लेकिन क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो केमिस्ट्री में भी 50 होगा, फिजिक्स में भी 50 होगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम सेम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई, ध्यान रखना बेटा बहुत सारा है, किसी को अलग अलग दुनिया में, इंडिया में गाड़ियां लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, बहुत सारी कंट्रीज में राइट हैंड होती है, रूल अपना क्या फर्क पड़ा है, प्लस माइनस ही तो करना, इसमें कौन, हाँ प्रॉब्लम होगी, आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हो राइट हैंड में चलना ड्राइव करने लगा कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बट अपने अपने रूल्स है ना। चलिए, और मत मानो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा हो जो करो, तो मत मानो रूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात कर रहा हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। मान लेते हैं यहाँ कोई गैस है और यहाँ पर इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये स्टॉपर्स है, ये जो आप देख रहे हो स्टॉपर्स है, और यहाँ कोई भी राइट नाउ एयर नहीं है, एयर नहीं है, मतलब जो भी प्रेशर लग रहा है इस एम मास वाले ब्लॉक के कारण लग रहा है इस केस पर। अब हमने क्या किया, ये दोनों स्टॉपर्स यहां से हटा दिए, दोनों स्टॉपर्स जैसे हमने हटाए, ये पिस्टन जो है वो इतनी हाइट मूव कर गया, देख रहे हो आप, डीएच हाइट मूव कर गया, दिखा मैं ज्यादा रहा हूं बट है डीएच यूं कह दो।
तो इसका मतलब इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई साहब, क्योंकि ये ब्लॉक डीएच हाइट ऊपर चला गया। अब अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, जैसे इस पेन को मैं यहां से यहां लेके गया तो पेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। किसने एनर्जी दी? डेफिनेटली मैंने दी। क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो फोर्स के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, और फोर्स के कारण एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। तो ये जो भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उसे हम वर्क कह सकते हैं। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कहां चली गई? इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी चेंज हुआ है वो वर्क डन के बराबर है। तो वर्क डन, मैग्नीट्यूड पहले बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड बाई साइन फिर अलग से सोचेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी चेंज हो गई? mgh फॉर्मूला हम लिखते हैं। h मतलब कितनी हाइट में चेंज हुआ है, तो यहां हाइट कितनी चेंज हुई? dh, तो mg इंटू dh। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। अब हमने क्या किया? इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड भी कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो dh इंटू a, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। dh इंटू a विच इज चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ए क्रॉस सेक्शन, ए क्या है यहाँ पर? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू चेंज इन हाइट, तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। mg फोर्स है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया बोल दो, तो mg। अब ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, ये ढंग से सुनना, एक्सटर्नल फोर्स जो कि बाहर से सिस्टम पर लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो हमने p को भी क्या बोल दिया? p एक्सटर्नल बोल दिया। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेशर को भी एक्सटर्नल, हाँ ये हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट अभी जैसा है हम वैसा लिख रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स था तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लिख दिया। तो वर्क डन का फॉर्मुला प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में आ गया। ये वर्क डन का फॉर्मुला प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में आ गया, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है, या तो पहले वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर देखो कि अच्छा एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब तो सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क, एक्सपांशन हो रहा है मतलब सिस्टम पुश कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब डब्ल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो आप उसको फिर आगे नेगेटिव साइन अलग से लगा दो। या कंप्रेशन हो रहा है तो यहां से वर्क डन आ गया, उसके आगे प्लस साइन लगा दो। तो ये या तो आप अलग से कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आंसर डायरेक्ट हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ जाए। तो क्या करें उसके लिए? तो अब आप ये चाहते हो कि जब भी एक्सपांशन हो आपका W माइनस आना चाहिए, माइनस साइन के साथ आना चाहिए। अब देखो एक्सपांशन हो रहा है तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, और प्रेशर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहां से देखा जाए अगर एक्सपांशन हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और हम चाहते हैं कि एक्सपांशन में W नेगेटिव आए, तो हमने इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। और इससे अब क्या हो गया? कंप्रेशन में डीवी नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब कह सकते हो कि हाँ, ये माइनस साइन लगाने पर आप ये कह सकते हो कि अब यहां से जो आंसर आएगा वो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आएगा, इसीलिए यहां से मैंने मोड हटा दिया। तो फाइनली फॉर्मुला हमारा हो गया W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अगर आप लार्ज चेंज कर रहे हो तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। बट ध्यान रखना ये केवल पीवी वर्क है, नॉन पीवी वर्क के लिए ये फॉर्मुला नहीं लगेगा। नॉन पीवी वर्क के लिए डिपेंड करेगा क्या होगा। खैर अभी हमें केवल पीवी वर्क से मतलब है, तो ये एक फॉर्मुला हमारे पास आ गया। कभी भी कोई पिस्टन मूव कर रहा है, कभी भी अगर कोई पिस्टन मूव कर रहा है तो वर्क डन आप यहां से निकाल सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इसको अभी हम रीअरेंज करेंगे। आपको सर फिजिक्स में तो फॉर्मुला अलग होता है, डेफिनेटली फिजिक्स में मैं आपको बताता हूं, एक तो माइनस साइन नहीं आता, केमिस्ट्री में माइनस साइन आता है, फिजिक्स में नहीं आता। फिजिक्स में पी एक्सटर्नल नहीं लिखा होता, फिजिक्स में केवल पी लिखा होता है, यानी पी इंटरनल होता है, क्योंकि फिजिक्स में आप केवल रिवर्सिबल पढ़ते हो। हम यहाँ रिवर्सिबल भी पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए फॉर्मुला जो है दोनों केसेस में जो लगेगा वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये फॉर्मुला अच्छी तरह से याद रख लीजिए। दिस इज द वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब किसी ने पूछ लिया बेटा आयुष शर्मा जी अपना लेक्चर देखो, पढ़ के आया करो, लेक्चर देख के आया करो, पीवी वर्क क्या होता है, नॉन पीवी क्या होता है, कुछ पढ़ के नहीं आते, बस कुछ भी हुआ नहीं यहाँ डाउट पूछ लो, मजा करने के लिए आते हैं जैसे हम यहाँ पर। 2 लेक्चर पुराना तो याद रहता नहीं हमें। और जेई की बात करेंगे, हम आईआईटीज में जाएंगे, हम कभी कोई आके आर पूछ लेता है, कभी कुछ और पूछ लेता है। बेटा यही सही है, देने वाले 15 लाख है जेई, लेकिन ढंग से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन 50,000 का ही होता है, जिसमें आईआईटी वालों को तो 14-15 हज़ार ही चाहिए। 15 लाख में आईआईटी को 15,000 बच्चे चाहिए बेटा, यानी 1%। 1%, हाँ, बाकी 30,000 मान के चलो एनआईटीज के लिए चाहिए, तो एनआईटी को चाहिए 2%, टोटल मिलाओ तो मोटा मोटी 3%। और 3% में भी मैं आपको बता दूं 10,000 आईआईटी में भी अगर ये देखा जाए 10,000 के रैंक के बाद अपनी इच्छा की ब्रांच, अपनी इच्छा का शहर, कॉलेज नहीं मिलता है, तो आईआईटी में भी 10,000 के अंदर लाने की कोशिश करो। फिर बात आती है एनआईटीज में भी, तो उसमें भी मैं आपको तो एनआईटीज में भी मतलब एनआईटी आईआईटी वाले 10,000 हटा दूं, फिर उसके बाद 5-6 हज़ार बच्चों को ठीक ठाक मिलता है, अच्छे एनआईटीज मिल जाते हैं, बाकी उनको भी प्रॉब्लम है। तो यूं देखा जाए तो 45,000 सीट है, लेकिन मोटा मोटी ढंग की काउंट करोगे तो आईआईटी मिला के आईआईटी में 10-11 हज़ार, और एनआईटीज में भी मेरा मानना है सब मिला के ठीक ढंग की सीट्स 12-13 हज़ार, यानी टोटल 25,000 का मामला है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, सब कुछ चीजें बता चुका हूँ, ढंग से पढ़ के आया करो। ठीक है, तो ये वर्क डन का। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे, सबसे ज्यादा मुश्किल पता है इस फॉर्मूले में किसकी होती है? यूनिट्स को लेके। यूनिट्स में बड़ी तकलीफ होती है, तो चलिए मैं यूनिट्स भी आपको बता देता हूं। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी चीज और है, ये वर्क डन जीरो कब हो सकता है? वर्क डन जीरो कब होगा? या तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो, यानी कोई मूवमेंट ही ना हो, कोई मूवमेंट ही ना हो तो वर्क डन जीरो, या फिर मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन बाहर कुछ है ही नहीं, यानी पी एक्सटर्नल इज जीरो। जैसे ये कंटेनर यहाँ स्टॉपर्स लगे हुए हैं, यहाँ एक वैक्यूम है, दिस इज वैक्यूम, तो पी एक्सटर्नल जीरो। तो अब मैं स्टॉपर्स हटा दूंगा, गैस मूव करेगी, एक्सपेंड होगी, लेकिन गैस किसी को धक्का ही नहीं दे रही। ये ध्यान रखना, ये सब पिस्टन हम मानते हैं कि मास लेस है, पिस्टन इज मास लेस। तो यहां पर चेंज यानी पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो 2 केसेस में कह सकते हो, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट है या फ्री एक्सपेंशन बोला जाता है, इन दोनों केसेस में पीवी वर्क जो होगा वो जीरो होगा।
बेटा हो गई बात, खत्म होगी, मेरे को जो बोलना था बोल दिया, अब मत गिनो, मैंने ट्रिपल आईटी या आईटी सब कुछ सब पता है मुझे, मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया मैंने। सबके लिए वैलिड है बेटा केशव जी, ये फॉर्मूला जो वर्क डन का लिखा है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबके लिए वैलिड है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, वो कैसे भी आ रही हो, धीरे धीरे आए सडनली आए, चेंज तो उतना ही होगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है सबके लिए वैलिड है, इसीलिए मैंने लिखा ऑलवेज एप्लीकेबल है, कोई कंडीशन, ऑलवेज वर्ड लिखा है, देखो यहाँ पर ऑलवेज लिखा है, मतलब हमेशा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते तो मैं बताता कि कहाँ नहीं लगा सकते हो, यहाँ मैंने लिखा ऑलवेज मतलब हर जगह लगा सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ, यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब यहां पर प्रेशर किस यूनिट में पुट करोगे, वॉल्यूम किस यूनिट में पुट करोगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में पुट कर रहे हो, तो वर्क डन की यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर होगी। यस, एटमॉस्फेयर लीटर भी वर्क डन की यूनिट है। अगर प्रेशर पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो वर्क डन की यूनिट जूल। ये ऐसा ही सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, पास्कल मीटर क्यूब तो वर्क डन जूल में। और अगर प्रेशर बार में है, वॉल्यूम लीटर में, तो बार इंटू लीटर, ये भी काफी यूज होता है। ये तीन तरह की यूनिट्स हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, राइट। और हाँ, अगर आप चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, 1 एटमॉस्फेयर लीटर कितना जूल होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर, तो 1 एटमॉस्फेयर को हमने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 10⁵ 10⁻³ तो ये हो गया 101.325 जूल, यानी 1 एटमॉस्फेयर लीटर, याद रखो ये सारे डेटा, 101.325 जूल होता है। और 1 बार इंटू लीटर करोगे तो क्योंकि 1 बार में ये 10⁵ ही होता है, तो ये 100 जूल। तो 1 बार लीटर 100 जूल, 1 एटमॉस्फेयर लीटर 101.325, 3 डेसिमल प्लेस तक अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए वैल्यू। तो कौन सी यूनिट में डेटा पुट कर रहे हो वो अच्छी तरह से हमें पता हो, क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप यूनिट्स को समझ जाओ क्वेश्चन कैसे करने हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने वैसे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया था, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करते वक्त इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अगर पी एक्सटर्नल वॉल्यूम का फंक्शन है तो पहले पुट करो, फिर उसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वर्क डन आएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने दिए, एक में आपको, एक में कह सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और एक में कह सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है। यूनिट्स थोड़ी सी देख लेना, कन्वर्जन कर लेना, आपको आंसर जो है वो देने, फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो जूल में देना है। चलिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर जूल में देना है और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो एटमॉस्फेयर लीटर में ही देना है। 21 यूनिट में आंसर चाहिए, वो मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे चाहिए जूल में, सेकंड पार्ट का आंसर चाहिए एटमॉस्फेयर लीटर में। फटाफट से आंसर बता दो। सुमित बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ तुम्हारी। फर्स्ट पार्ट का आंसर जूल में चाहिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर जो चाहिए मुझे एटमॉस्फेयर लीटर में। बहुत बढ़िया, फर्स्ट पार्ट का आंसर विथ साइन, ध्यान रखना विथ साइन, वर्क, कैलकुलेट वर्क इन द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, वर्क पूछा है, वर्क इन द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, डब्ल्यू पूछा है, विथ साइन आंसर लिखो बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको बता दूं। सब कुछ किया किया किराए पर पानी पर फिर जाएगा, अगर आपका साइन भी गलत हुआ, और इस बार के जेईई एडवांस के पेपर में ऐसा हुआ है, यानी बहुतों के श्योर आंसर्स, मतलब जिनको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस, वो क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो पहली चीज तो एक्सपांशन हो रहा है, तो दोनों वर्क डन नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर -3000 जूल, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, डीवी का इंटीग्रेशन V2 - V1, पी एक्सटर्नल 10 बार दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम 5, इनिशियल वॉल्यूम 2, तो -10 इंटू 3 -30 बार लीटर, बार लीटर को जूल में कन्वर्ट कर दिया, बार लीटर को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो -3000 जूल। सेकंड पार्ट के आंसर पर आते हैं, फर्स्ट पार्ट का ठीक है माइनस साइन के साथ, अब मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट के आंसर पर। मोस्टली आंसर मैं देख पा रहा हूं -36 मुझे दिखाई दे रहा है, -36 एटमॉस्फेयर लीटर, मैंने एटमॉस्फेयर लीटर में ही मांगा है, तो यही आंसर दिख रहा है मुझे, सही भी लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही कहा, -36 एटमॉस्फेयर लीटर।
5 + 2v। इवन क्वेश्चन में आप देखोगे, देखो लैंग्वेज में यहाँ साफ लिखा हुआ है, ये लीटर इनवर्स पता है इसलिए लिखा है, मतलब आपको ये जो वॉल्यूम पुट करना है वो लीटर में ही पुट करना है, और ऑलरेडी हमारे पास वॉल्यूम लीटर में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो मीटर क्यूब होता तो हमें इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता, बट ये लीटर इनवर्स मतलब ये वॉल्यूम आप लीटर में पुट करोगे, लीटर लीटर इनवर्स कैंसिल, तो ये फाइनली यूनिट क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर की। तो चलिए यहाँ पर सेकंड पार्ट का देख लेते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, ध्यान रखना लिमिट्स कैसे लगानी है वो सब अब आपको पता है, बड़ी छोटी छोटी बातें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 - 4। बहुत सारी जनता पता क्या करती है, 5 - 2 करके फिर स्क्वायर करती है, ऐसा हुआ है बहुत बार। 5 - 2 करके स्क्वायर नहीं करना है, 5² - 2 स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाता है 36। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। हीट क्या होती है वो हमने देख लिया, वर्क क्या होता है वो हमने देख लिया, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, विच इज इंटरनल एनर्जी। देखिए मोस्टली हम उसे यू से लिखेंगे, बट कुछ जगह पर उसे ई से भी लिख दिया जाता है। इंटरनल एनर्जी लिखिए, हेडिंग डालिए। चलिए, अब इंटरनल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया था, और किसी भी सिस्टम में मैंने कहा था एनर्जी दो ही फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जितने भी हम नाम लेते हैं वो सब या तो काइनेटिक होती है या पोटेंशियल होती है, या इनका कॉम्बिनेशन होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे वर्ड्स हम बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। तो काम के केवल दो ही है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम एनर्जी को फिर से दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं, ये अलग तरह का कैटेगराइजेशन है। जैसे होता है ना ह्यूमन बींग्स को मेल फीमेल एक तरीका होता है, आप और भी तरह से रिलीजन के अकॉर्डिंग भी करते हो, ये पंजाबी है, गुजराती है, या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये भी एक तरीका होता है कैटेगराइज करने का। एरिया वाइज भी करते हैं, ये राजस्थानी, ये गुजराती, ये महाराष्ट्रियन, तो बहुत सारे तरीके होते हैं कैटेगराइज करने के। तो एक तरीका तो ये था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक दूसरे तरीके पर आते हैं, कैटेगराइजेशन में कर रहा हूं, इवन ये समझूंगा कि इसको एनर्जी क्यों नहीं बोला गया, हमने इंटरनल एनर्जी वर्ड क्यों बोला है, इस वर्ड का मतलब समझूंगा, केवल एनर्जी क्यों नहीं बोला, व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इस चीज को अभी समझूंगा, ठीक है। तो देखिए सिस्टम से, कोई भी सिस्टम जो होता है उसके अंदर सब्सटेंस है, और सब्सटेंस के अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी सब्सटेंस के अंदर ही होती है। अब एक कोई भी सिस्टम है तो कुछ एनर्जी तो हम कह सकते हैं ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ होती है, सिस्टम के खुद के कारण एनर्जी होती है। जैसे यहां पर लिखिए पहले, एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ, एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ। अब कोई भी सिस्टम है तो देखिए उसके अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे जो कि मूव कर रहे होंगे, हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, हो सकता है रोटेशनल हो सकता है वाइब्रेशनल मोशन, मूवमेंट हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। इसमें ट्रांसलेशनल भी आ गया, रोटेशनल भी आ गया, वाइब्रेशनल भी आ गया। प्लस अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स है तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में फोर्सेज होंगे, राइट। इंटर एटॉमिक फोर्सेज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे। ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये केवल कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेज। फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ और एनर्जी भी होगी सिस्टम के अंदर, जैसे एक हमने लिखा न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस। देखिए मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर भी आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ठूस ठूस के भर दिया, वो मूव नहीं कर रहे, वो भी मूव करते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो ना, कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, उनके क्वांटम नंबर्स होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोनिक क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनमें भी शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, बट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी तक हम उनकी ज्यादा बात करते नहीं है। बट न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं, उनकी भी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी। इवन आप सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, और उस न्यूक्लियर फोर्स के कारण भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो भाई कुल मिला के न्यूक्लियस के कारण कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, न्यूक्लियस के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस को मैंने कह दिया न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। प्लस हर एक सिस्टम के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी एनर्जी है उसको हमने अलग से लिख दिया। ध्यान रखना, ये विद इन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इसमें भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ लिखी ना, ये एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इंटर एटॉमिक, ये इंट्रा एटॉमिक क्यों बोल दो, विद इन एटम की बात हो रही है, ये विद इन न्यूक्लियस की बात हो रही है। प्लस हम ये कहते हैं कि जो मास है वो भी एनर्जी, अगर एम ग्राम सब्सटेंस है तो एम सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी मास की फॉर्म में, इतनी एनर्जी मास की फॉर्म में है, यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर ये एनर्जी, अगर कोई भी सिस्टम है तो इन सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी। लेकिन बेटा फोटोन तब पिक्चर में आते हैं जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अभी हम केवल सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक विद इन सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी ट्रांसफर की कोई बात नहीं कर। फोटोन तब पिक्चर में आता है, रेडिएशन तब पिक्चर में आते हैं जब एनर्जी एक दूसरी जगह, यानी एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म। यहाँ एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म की बात नहीं हो रही, विद इन सिस्टम की बात हो रही है, राइट। तो अब यहां पर ये तो हो गया ड्यू टू सिस्टम, अगर सिस्टम है तो कुछ ना कुछ एनर्जी इन सभी फॉर्म में जरूर होगी। लेकिन कुछ एनर्जी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भी होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पेन यहां पर है,
अब मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ लेके चला गया, आप कहोगे सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब इस पर बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा तो कहोगे सर फिर तो नहीं बढ़ेगी। यानी ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंडेंट है कि एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। आप एक लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। ये एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है। तो कुछ एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक कंटेनर आप ऐसी जगह पे लेके चले जाओ जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, और एक उसी कंटेनर को ऐसी जगह रख दो जहां ग्रेविटी है, तो दोनों की सेम कंटेनर है बट एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, एक जहां ग्रेविटी है वहां कुछ और होगी, जहां ग्रेविटी नहीं है वहां कुछ और होगी। तो एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्स। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम इस एक्सटर्नल फैक्टर के कारण या एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं, किसी भी एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी मान लेते हैं कि जो भी एनर्जी है वो सिस्टम के खुद के कारण है, खुद के कारण है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण नहीं है। दैट्स व्हाई दिस यू इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसीलिए इस यू को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। बेटा पीवी वर्क के कारण एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पीवी वर्क के कारण एनर्जी नहीं है। सिस्टम की एनर्जी की बात जब हो रही तो कोई चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम की एनर्जी की बात हो रही। पीवी वर्क के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो तो होगा। सिस्टम को आपने सेकंड फ्लोर पर रख दिया, फिर कोई उसे फर्स्ट फ्लोर पर रख रहा है। अगर एक सेम कंटेनर मान लो एक ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ है, एक जैसे 10 कंटेनर, कोई ग्राउंड फ्लोर पर, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई रखे हुए हैं, सब एक जैसे कंटेनर है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो सबकी अलग अलग होगी। लेकिन अगर मैं केवल इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो कह सकते हो किसी भी फ्लोर पर रखो सर, आप तो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो ये वाली एनर्जी तो पिक्चर में है ही नहीं, तो सबकी इंटरनल एनर्जी तो सेम होगी। ये वाली एनर्जी तो सबकी सेम होगी चाहे किसी भी फ्लोर पर रखो, तो हमें इस वाली एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो अब इस एनर्जी को भूल जाओ, हमें केवल इस एनर्जी से मतलब, इसीलिए दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। केवल एनर्जी नहीं बोला गया, इंटरनल एनर्जी बोला गया, इस चीज को, ये वर्ड ध्यान रखना। अब बात आती क्या हम इस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखिए, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालनी तो सारे डेटा पता करना होगा, और मैं आपको बता दूं ये डेटा फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। एक्जैक्टली न्यूक्लियर एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी होगी, नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं हम, दैट्स ट्रू। आज भी हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम कर सकें, लेकिन ये होता तो बड़ा अच्छा होता, बहुत हेल्प मिलती अगर हम ये कर पाते तो। लेकिन मैं बता दूं नहीं कर पा रहे, तब भी हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि देयर इज सम लिमिटेशन, कुछ चीजें हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, हमें इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है, बट इसकी एज सच इसके बगैर भी हमारा काम हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी से ज्यादा इंटरेस्टेड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। अब जब बात आती चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो देखिए चेंज मैंने आपको बताया था हम तीन ही तरह के चेंज डिस्कस करते हैं, याद है आपको? तीन तरह के चेंजेस की मैंने बात की थी, केमिकल चेंज, फेज चेंज और चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब आप देखो इन तीनों तरह के चेंजेस में, केमिकल चेंज हो चाहे फेज चेंज हो, क्या आप किसी के एटम के न्यूक्लियस को बदलते हो? केमिकल रिएक्शन में देखो, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन की रहता है, पहले किसी और से कनेक्टेड था, फिर किसी और से कनेक्ट हो जाएगा, बट ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन ही रहेगा, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ही रहेगा। मतलब किसी के न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता, कोई छेड़छाड़ नहीं होती, मतलब किसी की न्यूक्लियर एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता सब, अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी वही रहता है, हाँ आउटर मोस्ट का थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो इसमें आ जाता है। बाकी मेजर जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही रहता है, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। वैलेंस शेल वाले में चेंज होता है, वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है, अगर आप कोई भी चेंज करो तो ये एनर्जी भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहता है। हम जितनी भी रिएक्शंस की बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, सब में मास जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब इतनी ये एनर्जी कांस्टेंट है। तो अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो इन तीनों एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होता भाई, ये जो है वही रहेगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर ए चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये लिखना वर्ड, फॉर ए चेंज। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है, पहले किसी से कनेक्टेड था अब किसी और से कनेक्टेड है, हो सकता है उसकी स्पीड पहले से कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। इंटर एटॉमिक फोर्सेस बदल जाएंगे, पहले बॉन्ड कार्बन के साथ था, बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है चेंज होंगे, बॉन्ड टूटते हैं बॉन्ड बनते हैं, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। लेकिन इन तीनों में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मुझे इन तीनों एनर्जीज को सोचने की जरूरत ही नहीं भाई, क्या मतलब इनसे कोई मतलब नहीं, तो इनको गायब कर दो, क्योंकि हमेशा हम बात अब चेंज की करेंगे, हम कभी एब्सोल्यूट एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हम बात हमेशा चेंज, यानी ठीक है मैं बोल दूंगा इंटरनल एनर्जी, बट अल्टीमेटली कैलकुलेट करते वक्त मैं किसको कैलकुलेट करूंगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि वही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर इनको क्यों कंसीडर करूं? पहले बोलूंगा देखो ये होती है, फिर बोलूंगा देखो इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो मान लो ये होती ही नहीं है, मान लीजिए ये होती नहीं है, तो एनर्जी अब यूं कह सकते हो केवल दो ही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो इन्हीं दो फैक्टर्स के कारण होगा। बट ध्यान रखिए ये पोटेंशियल एनर्जी केवल कौन सी? ड्यू टू इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और ये मॉलिक्यूल्स की एटम्स की ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी, तो ये दो एनर्जी के कारण ही चेंज होगा। अब इसमें भी फर्दर मैं आपको बता दूं, अगर एक आइडियल गैस आप डिस्कस करो, मान लो आइडियल गैस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको पता है आइडियल गैस में मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होते हैं, यानी आइडियल गैस के लिए तो कह सकते हो कि ये जो सेकंड टर्म है वो भी जीरो हो जाएगी।
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज फॉर आइडियल गैस में कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस ही नहीं होते हैं। तो एक आइडियल गैस के लिए तो आप कह सकते हो केवल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करो। आप काइनेटिक एनर्जी से ही मतलब है, पोटेंशियल से भी कोई मतलब नहीं है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है। और अब हमें पता है, मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, चाहे वो आइडियल हो चाहे रियल हो, कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर का फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर में चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर में चेंज होगा। मतलब एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी भी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर में चेंज होगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, राइट? हाँ, ध्यान रखना, यहाँ काइनेटिक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एज वी नो फॉर ए गिवन सब्सटेंस काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस हो, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर गिवन आइडियल गैस, या फॉर आइडियल गैस का तो गिवन वर्ड भी हटा दो यहाँ से, फॉर आइडियल गैस, कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, सबके लिए नहीं बोला है, फॉर आइडियल गैस। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एनी सब्सटेंस। यहां पर चलिए मैं और लिख देता हूं, फॉर एनी सब्सटेंस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए, कोई सा भी सब्सटेंस हो, ये लिखना फॉर एनी सब्सटेंस, ये बहुत जरूरी है आगे, नहीं तो यही जाके परेशान करेगा। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एनी सब्सटेंस, बट इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। मनु यादव बहुत बोला, मैंने क्यों नेग्लेक्ट किया पोटेंशियल एनर्जी को? आइडियल गैस में कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं इसी तरह इसीलिए क्योंकि देयर इज नो इंटर एटॉमिक फोर्सेस, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं है तो उसके फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, अगर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट यह है कि हम केवल आइडियल गैस स्टडी नहीं कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हम आइडियल भी पढ़ते हैं, रियल भी पढ़ते हैं, सॉलिड और लिक्विड भी पढ़ते हैं, हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगी? एक सॉलिड या लिक्विड है तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होगी? तो अब हमें सबके लिए जानना, आइडियल गैस के लिए तो पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी केवल देखो टेम्परेचर का फंक्शन है, क्योंकि आइडियल गैस में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो अब बात आती है रियल गैस के लिए, सॉलिड या लिक्विड के लिए, इनके लिए इंटरनल एनर्जी इसका फंक्शन होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब यहां पर ये मैं आपको बता दूं, बड़ा ट्रिकी डेरिवेशन है ये बड़ा ढंग से सुनना, बहुत ट्रिकी सा डेरिवेशन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लेट से मेरे पास ये दो कंटेनर है साहब, ठीक है, ये दो किसी भी शेप के कंटेनर है, ठीक है, अलग अलग कंटेनर है, इनमें इसमें भी कोई सब्सटेंस है, इसमें भी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई ना कोई सब्सटेंस है दोनों के अंदर। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्या? क्या दोनों कंटेनर की इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्या? तो आप कहोगे सर नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, केवल ये थोड़ी कि ये कंटेनर है, बताओ क्या इंटरनल एनर्जी सेम होगी, ऐसे कैसे बता देंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता सकते, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तब जाके हम बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी। यानी फाइनल आंसर देने से पहले वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए यहां पर पहली इन्फॉर्मेशन आपको क्या देता हूं, पहली इन्फॉर्मेशन कि दोनों कंटेनर में CO2 है, दोनों कंटेनर में सेम सब्सटेंस है साहब, कि इसमें भी CO2 है, इसमें भी CO2 है। अब आप बताओ दोनों में अगर सेम सब्सटेंस है तो क्या कि इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्या? क्या दोनों कंटेनर की इंटरनल एनर्जी सेम होगी क्या? तो आप कहोगे सर नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, केवल ये थोड़ी कि ये कंटेनर है, बताओ क्या इंटरनल एनर्जी सेम होगी, ऐसे कैसे बता देंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता सकते, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तब जाके हम बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी। यानी फाइनल आंसर देने से पहले वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए यहां पर पहली इन्फॉर्मेशन आपको क्या देता हूं, पहली इन्फॉर्मेशन कि दोनों कंटेनर में CO2 है, दोनों कंटेनर में सेम सब्सटेंस है साहब, कि इसमें भी CO2 है, इसमें भी CO2 है। अब आप बताओ दोनों में अगर सेम सब्सटेंस है तो क्या इंटरनल एनर्जी सेम होगी? कह दो यहाँ पे भी CO2 यहाँ पे भी CO2 है, तो क्या आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी विल बी सेम?
अब आपको कैसे सर, अमाउंट थोड़ी बताई आपने कि इसमें कितनी है इसमें कितनी है, ऑब्वियसली बात है ना, तो मैंने अमाउंट, मैंने केवल इतना बताया दोनों कंटेनर में CO2 है, मैंने अमाउंट नहीं बताई है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं दूसरी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स जो है n है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी n मोल्स, और यहाँ पर भी n मोल्स, यानी दोनों जगह CO2 की अमाउंट सेम है, दोनों जगह CO2 की अमाउंट सेम है। क्या आप बता सकते हो, क्या आप कह सकता हूँ देखो यहाँ पर भी CO2, यहाँ पर भी CO2, यहाँ जितनी CO2 है यहाँ पर भी उतनी CO2, क्या आप कह दो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम, क्या कह सकता हूँ, क्या दोनों जगह इंटरनल एनर्जी सेम? नहीं बता सकते, बिल्कुल सही कहा, अभी भी नहीं बता सकते क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, टेम्परेचर किसका कम है किसका ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, इसका वॉल्यूम भी V है और इसका वॉल्यूम भी V है। अब बताओ वॉल्यूम सेम है तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का शेप नहीं बोल बट वॉल्यूम तो सेम है। अब क्या कह सकता हूं कि दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी? कोई कह रहा नहीं सर आप बस टेम्परेचर की बात करो, इधर उधर घुमाओ मत, बहुत बार ऐसे होता है बेटा, मुद्दे की बात कोई करता नहीं है, इधर उधर जरूर घुमाता है, मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, वैसे आऊंगा अभी मुद्दे पे भी आऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी भी नहीं बता सकते। नहीं, चलिए चलिए, प्रेशर भी सेम है दोनों का, दोनों कंटेनर का प्रेशर भी सेम है, पी प्रेशर एग्जैक्टली सेम। अब बताओ भाई, आप बता सकते हैं? अभी भी नहीं बता सकते, अभी भी नहीं बता सकते, सब तो बता दिया भाई, टेम्परेचर नहीं बताया, बस टेम्परेचर ही जो नहीं दिया जाए वही चाहिए होता है। अब सेम होगी, प्रिंस ने कहा है। हीट कितनी दी है? मैं कोई हीट नहीं दे रहा हूँ बेटा, ये कंटेनर ये कंटेनर, कोई हीट नहीं दे रहा हूँ, दो कंटेनर रखे हुए उसकी बात कर रहा हूँ, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर। बताओ, अच्छा अब ये बताओ, टेम्परेचर पर कमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अभी आप बता सकते हो टेम्परेचर सेम होगा या नहीं होगा? क्या हम बता सकते हैं कि दोनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम होगा या नहीं होगा? हाँ, हर्ष कह रहा सर आज टेम्परेचर की वैल्यू बता चलिए बेटा, लाइफ में टेम्परेचर छोड़ो सबकी वैल्यू होती है, छोटी से छोटी चीज भी बहुत दुख दे देती कभी। सेम होगा नहीं होगा? अच्छा क्वेश्चन मेरा, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा या नहीं होगा ये बता दो आप। अच्छा आर्यन ने कहा सर आइडियल गैस है तो सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा, ऐसा? टेम्परेचर आइडियल गैस है तो सेम होगा, रियल गैस है तो सेम नहीं होगा? भाई कोई कह रहा है टेम्परेचर नीडेड, तो टेम्परेचर तुम निकाल सकते हो क्या? तुम नहीं निकाल सकते क्या? टेम्परेचर सबके लिए सेम होगा, आइडियल रियल सॉलिड लिक्विड सबके लिए सेम होगा? क्या हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? क्या मैं पीवी को एनआरटी से टेम्परेचर निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? अच्छा बताओ, कंडीशन लिखे के दो आइडियल के लिए। आशुतोष ने कुछ बोला है, तो देखिए यहाँ पर बहुतों को लगता है कि सर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन से आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा रहे हो तो उसे, क्योंकि प्रेशर सेम वॉल्यूम सेम तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन ये तो मैंने कहा ही नहीं कि आइडियल गैस है, तो अगर आइडियल गैस है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं रियल गैस है तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? वंडरवॉल इक्वेशन। अब वंडरवॉल इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर। बाकी के जो दो पैरामीटर है ए और बी, ये दो अलग है जो यहाँ नहीं है, लेकिन दोनों जगह अगर सब्सटेंस सेम है तो ए और बी की वैल्यू भी तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। यानी इस वंडरवॉल इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करूँ, यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ पर सारे पैरामीटर सेम है, यानी प्रेशर दोनों जगह सेम, वॉल्यूम दोनों जगह का सेम, मोल्स दोनों जगह सेम, ए और बी भी दोनों जगह सेम है भाई, क्योंकि सब्सटेंस सेम है, सब्सटेंस सेम है। तो यहां पर सिंस सब्सटेंस सेम है तो आइडियल गैस हो या रियल गैस हो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ आइडियल गैस के लिए सब्सटेंस सेम हो या ना हो, अगर आइडियल गैस है मान लो दोनों, यहाँ CO2 यहाँ H2, अगर CO2 और H2 है लेकिन अगर वो आइडियल है तब भी टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन रियल गैस है तो इन तीनों के अलावा सब्सटेंस सेम होना चाहिए। रियल गैस है तो सब्सटेंस सेम है यहाँ पर, यानी चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, अगर ये चारों पैरामीटर सेम है तो टेम्परेचर भी सेम होगा, और टेम्परेचर सेम होगा तो कह सकते हो सर अब तो कुछ डिफरेंस ही नहीं रह गया, तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। इवन मैं आपको बता दूं ये वंडरवॉल इक्वेशन आपको थोड़ा सुन के चटका लगेगा, वंडरवॉल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए भी लगती है, लिक्विड के लिए भी लगा सकते हो, सॉलिड के लिए भी लगा सकते हो, और आप लगाते हो जब पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन तो वंडरवॉल इक्वेशन लिक्विड पर भी लगती है, ये मैं आपको बता दूं। रियल गैस और लिक्विड में क्या, लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा है, रियल गैस में थोड़े कम है, तो वंडरवॉल गैस दोनों के लिए लगती है। तो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, अगर ये चार पैरामीटर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। अच्छा ये मैं पूछूं, मुझे बताओ शेप सेम होना चाहिए या नहीं? क्या मुझसे पूछोगे बताओ सर शेप सेम, यानी शेप भी पता होना चाहिए कंटेनर का, क्या ये भी कोई पैरामीटर है? नहीं भी, शेप से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल मार्केट से खरीद के लाओगे, थोड़ी कंटेनर का शेप अलग है तो पेट्रोल की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर चार पैरामीटर, ये चार पैरामीटर अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। या किसी को लग रहा नहीं सर सर ये जो कंटेनर है, कोई कहता है कि सर इसकी हिस्ट्री पता करो, अच्छा ये वाला कंटेनर तो सर देखो सर ना न्यूयॉर्क से आया है, यूएसए से आया है, और ये वाला कंटेनर तो पास में सर मेरे घर के पास में ये कंटेनर वहां से लाया हूँ, मतलब सेम ऑक्सीजन है लेकिन ये ऑक्सीजन वहां की ऑक्सीजन है बेटा, कोई मिलावट, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ मतलब ऑक्सीजन है।
तो अलग अलग होगी क्या? या एक ऑक्सीजन कंटेनर में यहाँ से लेके यूएसए लेके चला जाऊँ, यूएसए से वापस लाऊँ, तो क्या उसकी अंदर कंटेनर के अंदर चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी, जैसा वैसे ही रहेगा, वैसा ही रहेगी, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहां पर ये 4 पैरामीटर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। यानी कभी भी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए तो खट से पूछो नहीं सर ये 4 पैरामीटर बता दो, आप तो केवल ये 4 पैरामीटर बताओ, फिर हम आंसर दे देंगे। फिर हम ये आंसर दे देंगे तो आपको ये 4 पैरामीटर जाना, मतलब इसके अलावा और किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है, और किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं, इसका मतलब और कोई वेरिएबल है ही नहीं। यानी इंटरनल एनर्जी इन्हीं 4 वेरिएबल का फंक्शन है। अगर किसी भी सब्सटेंस की बात करूं, चाहे आइडियल, चाहे रियल, चाहे सॉलिड या लिक्विड, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स फॉर एनी सब्सटेंस। लिख लीजिए, इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस, मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं, मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो 4 पैरामीटर होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इसमें से किसी एक को आप दूसरे की टर्म में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर मोल्स है, मैं मोल्स को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकता हूँ। चाहे पीवी को एनआरटी से लिखूँ या वंडर वॉल इक्वेशन से लिखूँ मैं मोल्स को बाकी के, तो जरूरी या एनवीटी लिखूँ या पीवीटी भी लिख सकता हूँ या एनपीटी भी लिख सकता हूँ। हाँ, सब्सटेंस फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सब्सटेंस बाकी के 4 में से 3 कोई से भी पैरामीटर लग दो, तो ये याद रखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स इज द फंक्शन ऑफ 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स। किसी ने अब लिख दिया सर डेंसिटी, अरे बेटा जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी भाई, ऐसा थोड़ी है कि डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है तो पीएम इक्वल्स टू डीआरटी वो भी सेम होगी। हर्ष ने एक दिमाग सर ऑक्सीजन में तो कुछ चेंज नहीं होता बट आदमी बदल जाता है, ये बात तो सही है बेटा। आदमी बदल क्या जाता है? आदमी का बिहेवियर, इसीलिए बिहेवियर इज पाथ फंक्शन। हम ऐसी बातें ही नहीं करते, फिर हम बात एनर्जी की कर रहे हैं। मास थोड़ी बदलेगा आदमी का, क्यों? कोई यूएस से जाके आया तो मास बढ़ जाएगा उसका, वेट बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये 4 फंक्शन, 4 वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन अब इसमें भी बहुत ढंग से सुनना, ये यहाँ से बहुतों को थर्मोडायनेमिक्स समझ में आना, यानी पता ही नहीं चलता उनको कि यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, और यही एक तरीका है जिससे मैं जो बात कन्वे करना चाहता हूँ वो समझ में आएगी। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और कोई दूसरा तरीका नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये भी बहुत को पता भी नहीं चलता कि सर ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है, वो भी नहीं पता चलेगा। तो अब हम यहाँ पर मान लो यानी एक सब्सटेंस की मैं आपसे पूछूंगा कि यार एक सब्सटेंस रखा हुआ है, बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज किन किन पर। तो देखो, सब्सटेंस के मोल्स चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रही है तो उससे भी सब्सटेंस बदल जाता है। मान लो एक कंटेनर में 2 सब्सटेंस है, कुछ रिएक्शन होगी, सब्सटेंस बदल गया तो भी एनर्जी में चेंज होता है। तो भी एनर्जी, यानी सब्सटेंस की रिएक्शन से भी अंदर से एनर्जी बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है, तब भी टेम्परेचर चेंज होता है। तो आपको ये चारों पैरामीटर्स पूछने होंगे कि सब्सटेंस वही है या नहीं है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोल्स क्या है, तब जाके आप बता पाओ। लेकिन यानी अगर मुझे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो मैं यही पूछूंगा कि सब्सटेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक चीज। फिर पूछूंगा कि मोल्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर पूछूंगा वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर पूछूंगा प्रेशर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। 4 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप चारों में मना कर दोगे नहीं सर, ना मोल्स चेंज हो रहे हैं, ना सब्सटेंस चेंज हो रहा है, ना प्रेशर चेंज हो रहा है, ना तो मैं कह दूंगा फिर एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं 4 पैरामीटर्स के बारे में पूछूंगा। लेकिन अब मैं इसमें एक और कंडीशन डाल देता हूं। अगर मैं कह दूं यार कोई केमिकल और फेस चेंज ही नहीं हो रहा, यानी मैंने पहले बोल दिया कि अब मैं जब भी चेंज करूंगा उसमें कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं करूंगा। अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं करूंगा, मैंने ये मना कर दिया, तो फिर भी आप पूछोगे सर सब्सटेंस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अभी सब्सटेंस चेंज होता है किसके कारण? केमिकल और फेस चेंज के कारण। वो मैंने मना कर दिया। सब्सटेंस यानी कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, और सिस्टम हमारा है क्लोज्ड, यानी सब्सटेंस बाहर भी नहीं जा रहा, तो मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ एक क्लोज सिस्टम है, और कोई और क्लोज सिस्टम तो अंडरस्टूड है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जितना भी हम पढ़ते हैं सब क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों पैरामीटर तो कांस्टेंट है साहब। ना तो यानी ये दोनों पैरामीटर क्या हो गए? कांस्टेंट। ना तो सब्सटेंस चेंज हो रहा है, ना मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो वेरिएबल कितने बचे? वॉल्यूम और टेम्परेचर। फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज इन ए, चाहो तो इसमें लिख दो इन ए क्लोज्ड सिस्टम, इन ए क्लोज्ड सिस्टम। तो अब इंटरनल एनर्जी 2 ही फैक्टर्स के कारण चेंज हो सकती है, कोई भी 2 फैक्टर इन 3 में से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में। तो अब मैं कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो इन्हीं 2 पैरामीटर्स के कारण होगा, और किसी के कारण नहीं होगा। तो अब इंटरनल एनर्जी जो है इस फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, राइट। 2 वेरिएबल पर आ गए। लेकिन ध्यान रखना कब? जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा। और ये क्लोज सिस्टम अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है क्योंकि सारा डिस्कशन जो हो रहा है वो हमारा क्लोज सिस्टम के लिए ही हो रहा है। तो फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, ये लिख लीजिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कि हमारे को इंटरनल एनर्जी का फंक्शन क्या वो नहीं पता है, एक्सप्रेशन क्या होगा वो नहीं पता। बस ये पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी इन्हीं 2 पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। तो जो भी एक्सप्रेशन होगा या तो उसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर की टर्म होगी या प्रेशर, टेम्परेचर की टर्म होगी, बट एक्सप्रेशन क्या होगा वो नहीं पता। एक्सप्रेशन क्या होगा ये नहीं पता है। क्या हम ये निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? चेंज निकालना है, हम चेंज में इंटरेस्टेड है। अब चेंज निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, यानी जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें चेंज पता चल जाएगा। तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अब 2 वेरिएबल के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये आप सबको पता है, हाँ या ना? चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ 2 वेरिएबल के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। थोड़ी सी मैथ्स है, बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये एफ है, एक्स का ही फंक्शन, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊँ ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं। यहाँ वेरिएबल 2 है, यहाँ वेरिएबल 1 है। बट अगर कोई एक ही वेरिएबल का फंक्शन और 2 पार्ट्स में, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या तो आप डी एफ अपॉन डी एक्स लिख देते हो। मैंने डी एक्स इधर नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया।
ऐसे भी कर सकते हो आप, कॉमन लेके dx को इधर भी लेके जा सकते हो। क्या करते हो, एक पार्ट को कांस्टेंट रखते हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ dx लिख दो, नहीं तो यहाँ इधर dx, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर मैंने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू dx, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया बाई पार्ट्स, इसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट। लेकिन अगर यही दो वेरिएबल का फंक्शन है तो, दो वेरिएबल का फंक्शन है तो अब एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। यही करते हो। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ dx है, dx है, यहाँ क्या होगा, df एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया 2x इंटू वाई क्यूब, वाई कांस्टेंट रखा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dx, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dy, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dx, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dy। बड़ी छोटी छोटी चीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं आगे थर्मोडायनामिक्स समझाऊं और सर ये तो पता ही नहीं था, अरे भाई ये सब पता है, होता क्या पता होता है लेकिन भूल जाते हैं, तो ठीक है एक बार मैंने बता दिया ताकि जब मैं आगे कुछ बताऊं तो फटाफट से आप कनेक्ट कर सको। पता है आपको, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार वापस दिमाग में, हाँ ऐसा करना है हमें। लेकिन अब इसी चीज को, ये जो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो कुछ लिखना, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट रख रहे हैं, ध्यान रखना वापस बोल रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dx से मल्टीप्लाई करोगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy से मल्टीप्लाई। अब यहां पर तो लेकिन मुझे पता था कि फंक्शन x और y पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू। हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है वो तो पता ही नहीं है, तो उसको कैसे लिखा जाता है उसका तरीका बताता हूं, कैसे लिखा जाता है उसका तरीका बताऊं, यही चीज है, बट इसको कैसे लिखा, क्या किया ये आपने, ये अगर इस चीज को देखो तो इसको इससे जो फंक्शन था उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कीपिंग y कांस्टेंट, ये डेल का साइन यूज होता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, डी और डेल में केवल इतना डिफरेंस है, जब मैं डेल बोलता हूं इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यार किसी को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो भी डिफरेंशिएशन, बट डेल लिखा हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब किसी को कांस्टेंट रखा हुआ, तो ये वैल्यू क्या, अगर मुझे फंक्शन पता है तो मैंने डिफरेंशिएट करके लिख दिया, अदरवाइज मैं क्या कहूंगा, f को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग y कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dx, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dy, जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x को कांस्टेंट, तो ये उसी चीज को लिखने का तरीका है। अब अगर मुझे फंक्शन पता है ये वैल्यू पुट करूंगा, f को डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट रखना है, x के रेस्पेक्ट में 2x इंटू वाई क्यूब, 2x इंटू वाई क्यूब, x को कांस्टेंट रखना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो भी फंक्शन है इसको तो ये ऐसे लिख दिया, ऐसे दो वेरिएबल तीन वेरिएबल, एक को डिफरेंशिएट करो बाकी सबको कांस्टेंट रखो, ये रूल होता है। यहाँ अभी दो ही है, दो से ज्यादा मत सोचो, बट अगर दो से ज्यादा भी है, एक्स वाई जेड है तो वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से अलग अलग करते जाओगे। अब इसको मैं यूज करूंगा, ये चीज पहले अच्छी तरह से फिट कर लो दिमाग में, और ये आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी फ्लो में नहीं आते हैं, फिजिक्स मैथ्स में जब पढ़ते तब तो सब पता होता है, लेकिन पढ़ा कभी और था, अभी टच में नहीं हो तो एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। और प्रॉब्लम क्या होती है देखो, वेल एक फंक्शन होता है ना तब तो कर लेते हैं, बट इस तरह से लिखने में बहुत अरे सर ये क्या लिख दिया, ये और ये सेम है, पता है आपको, ये और ये चीज सेम है, लेकिन ऐसा लिख दो तो डरावना लगता है, सर ये क्या लिख दिया आपने, अदरवाइज इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये और ये एक चीज, बट अब मैं ये यूज करूंगा। अब हमारे केस में फंक्शन को हम किससे लिख रहे हैं, यू, इंटरनल एनर्जी फंक्शन है, तो अब मैं इंटरनल एनर्जी को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वीटी, अब आपकी इच्छा आप वी और टी यूज करो या पी और टी और पी और वी, हम यहाँ पर वी और टी यूज करेंगे, इंटरनल एनर्जी कर तो कुछ भी सकते हो आप, बट वी और टी यूज करने से आगे सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, टी के रेस्पेक्ट में, वी और टी दो वेरिएबल है, ये आप लिखो, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वी को कांस्टेंट रखा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वी को कांस्टेंट रखा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो इंटू डी टी, और फिर वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा इंटू डी वी। बहुत बढ़िया, सब आसान लग रहा है, अच्छी बात है। अमित अमन राउत सर, कहीं पे भी आपके जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स नहीं पढ़ाते, एकदम सब क्लियर हो जाता है, लिटरली। सुमन संगीत ने सर थैंक यू, लिटरली आप जैसा कोई फिजिकल नहीं पढ़ाता, एक सत्यम हो गया सर, लिख लिया, मेरे को तो सब इजी इजी फील हो रहा है सर, आप ही बच, क्या लिखा, आपकी वजह से, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई आज की क्लास एक्सटेंड नहीं होगी, वैसे मैंने जीबी सर को, क्योंकि इसके बाद आपकी शायद जीबी सर की क्लास है, तो मैंने या कुछ लोगों की थोड़ा बोला था, बट उनको भी कहीं जाना है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी और एक्सटेंड करूँ, ठीक है। आर्यन मित्तल क्या लिखा है ये, चलो अब आगे बढ़ते हैं जा।
अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लिखा, ये देखो बार बार आपको लिखना है, ये बार बार आपको लिखना है। एक पहली बार लिखोगे थोड़ी मुश्किल होगी, दूसरी बार लिखोगे थोड़ा आसान होगा। वापस मैं खुद लिख के बताता हूँ। यू को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इंटू dt। फिर वापस से इसको डिफरेंशिएट करना है, इस बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, इंटू dv। ये बार बार लिखना है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार फायदा होगा, राइट। ठीक है जी। अब लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं इसको यूज कैसे करना। देखो ये, अगर आपको मान लो इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है तो पता है अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो T1 से T2 और इसको V1 से V2। लेकिन उसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। मान लो ये टेम्परेचर का फंक्शन है, ये पुट कर दिए, ये वॉल्यूम का फंक्शन है, पुट करके इसको T1 से T2 V1 से V2 इंटीग्रेट कर देंगे। यार भाई किसी ने अभी बार बार कुछ बच्चे बोले थे X1 बैच में शीट अपलोड नहीं है। बेटा मेरे सामने मोबाइल है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ शीट उसके अंदर है। डीपीपी पीडीएफ में जाओ, डीपीपी पीडीएफ में जाके फिजिकल केमिस्ट्री पर क्लिक करो, फिजिकल केमिस्ट्री में क्लिक करने के बाद चैप्टर की लिस्ट में से थर्मोडायनेमिक्स खोलो, थर्मोडायनेमिक्स में आपको सब मिल जाएगा। तो डीपीपी पीडीएफ में जाना पड़ेगा पहले, फिर उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको चैप्टर ढूंढना पड़ेगा। और पता नहीं मोबाइल पे बाकी तो सब ढूंढ लोगे तुम, लेकिन हाँ अब आया सर, ये आप स्पैमर है, ये कुछ लोग परेशान करते हैं। चलिए, लेकिन आप कहोगे सर ये वैल्यूज क्या क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, क्या ये वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी होगी? नहीं, ये हमें पता करनी होगी। ये कैसे पता करनी होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, ये वैल्यूज कैसे पता चलेगी। ठीक है, तो इसमें से ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है इसको क्या बोल सकता हूँ, सीवी। ये कैसे सीवी आया वो बताता हूँ आपको। ये वैल्यू दिस इज नथिंग बट सीवी, देखते हैं कैसे। तो देखो अभी फर्स्ट लो आया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्स्ट लो सबको पता है। तो फर्स्ट लो आई थिंक आप सबको पता है, डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और हम सबको पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जो है वो जीरो, तो डी यू इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू वी लिखा हुआ है मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वी लिखा हुआ है मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये फर्स्ट लो है, अभी आगे आएगा, नहीं तो अभी लिख लो। और मैंने आपको बताया था जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, क्यू बाई डी टी। ये क्यू बाई डी टी, सिंस ये क्यू वी है तो ये सी वी है, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी इज पाथ डिपेंडेंट। ये क्यू वी तो ये सी वी, राइट, लिखा था लास्ट क्लास में हमने। तो डी कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये वी लिखा हुआ है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डी यू क्यू के बराबर होगा, और क्यू वी बाई डी टी सी वी है। तो इस क्यू वी की जगह मैं डी यू लिख सकता हूँ। तो क्यू वी की जगह डी यू लिख दिया, तो डी यू अपॉन डी टी। हाँ, ये कब कर पाएंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी कर पाएंगे। तो डी यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू वी की जगह डी यू पुट कर इक्वल्स टू सी वी। तो यानी ये जो वैल्यू है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू सी वी। देखिए डी लिखें या डेल लिखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा तो डी लिखो डेल लिखो। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, डी यू अपॉन डी टी, डेल डी यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी। तो ये जो फॉर्मूला हमारा ये आ गया, सी वी डी टी प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी और सिंप्लीफिकेशन होगा, ध्यान रखना। लेकिन आपको पता है ये दो वेरिएबल का फंक्शन कब आया था, जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये तब यूज करोगे जब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये तब यूज करेंगे जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। तो कहीं पर भी केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। नॉट फॉर, नॉट लिखा है, ध्यान रखना, हाईलाइट करना, नॉट फॉर केमिकल एंड फेस चेंज, केमिकल एंड फेस चेंज। ये लाइन अब इस चैप्टर में बहुत आएगी, बहुत बार, ये जो है ना केमिकल और फेस चेंज पे लगेगा, केमिकल और फेस चेंज पे नहीं लगेगा, तो ये बहुत बार ये लाइन आएगी। ठीक है सर, मैं किसी लोकल कोचिंग में पढ़ता हूँ, वहां से पूछा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, तो उन्होंने मना कर दिया कि सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। रिवर्सिबल ही नहीं है। गजब, फिर है क्या भाई, फिर सिलेबस में है क्या? गजब है भाई गजब। कहाँ से हो भाई, आदित्य जहांगीर जी? सर यू की इक्वेशन में एन एच यू होगी, पता नहीं क्या लिख दिया। पार्थ अभी सब रुको, सब समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। तुषार, चलिए मैं चेक करवा लेता हूँ, तुषार कौन करें। झुंझुनू, झुंझुनू से हैं आदित्य जहांगीर जी, क्या बोलो। चलो वापस इस पर आते हैं। हाँ जी, तो ये फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना बाकी है।
अभी हमें और इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, लेकिन आज अभी क्या मैं क्लास भी एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा टारगेट तो था, बट आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे बट पहले मैं अभी इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा, अभी इसमें बहुत कुछ मुझे बताना है। अभी इसमें एक मैथमेटिकल पार्ट किया है, इसमें केमिस्ट्री अभी ढूंढनी है, ये कह सकते हो ये मैथमेटिकल पार्ट था, अब इसमें हम केमिस्ट्री ढूंढेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। और वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट इतने इंटरेस्टिंग है कि मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि वो और किसी तरह से समझ में आ नहीं सकते, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही समझ में आएंगे। अगर वो और वो अगर समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको बता दूं इस थर्मोडायनामिक्स में तुक्के से ही उनके मार्क्स आ रहे होंगे, तुक्के लग रहे हैं उनके, और कुछ नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ नहीं पता है ना, तो तुक्के लगा लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेकिन आज टाइम हो गया, क्योंकि इसमें अभी मुझे समझाने में 15-20 मिनट और लगेगा, तो आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो चलिए इसके आगे फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहीं तक लिख लीजिए। DPP 1 का होमवर्क दे दिया था ना मैंने, तो DPP 2 1 ही दिया था ना लास्ट टाइम, तो DPP 2 होमवर्क एक्सरसाइज 1 थर्मोडायनेमिक्स। DPP 1 सॉरी DPP 1 कर चुके हैं शायद लास्ट क्लास में, DPP 2 मैंने आज कर दी। और बेटा टेस्ट भी है संडे को, तो आयोनिक की तैयारी भी चलती रहनी चाहिए। टेस्ट में इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बट मेनली आयोनिक को अभी हमने किया है, तो आयोनिक वाला पार्ट आएगा, थोड़ा बहुत पुराना भी आएगा, बट ज़्यादा फोकस मैं कहूँगा कि आयोनिक पर ही होगा। आयोनिक अच्छा DPP 2 भी हो गई, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो DPP 3 कर लेना भाई, DPP 3। ठीक है, DPP 2 हो गई, तो DPP 3 कर लेना अच्छी तरह से। छोटी छोटी DPP है, देखो ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है DPP है, मैं आपको बताऊँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लियर होने पर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। आगे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा इनको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, ये गड़बड़ हुआ तो आगे बहुत सारी गलतियां होने वाली है, तो बहुत ढंग से करना, साथ में आइनिक करना, टेस्ट की तैयारी भी करना। चलिए तो इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं। नहीं बेटा अभी सर की भी क्लास, और मुझे अभी 10-15 मिनट में जल्दबाजी में नहीं कर पाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जल्दबाजी में नहीं करनी होती, तो ये वाला पार्ट अब मैं जल्दबाजी में नहीं कर सकता, आराम से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तसल्ली से करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।